आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें से आर्टिकल बेस पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसमें आर्टिकल नंबर 39। इस पर चर्चा में आने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो YouTube में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज डाली है उसमें आपकी डिमांड बेस पर डाली है। पहले मैं पूरे की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल बेस आपको ख़त्म करके क्रमबद्ध तरीके से पहुंचाऊंगा। उसके बाद फिर इसे IAS और PCS में मेंस ओरिएंटेड टॉपिक वाइज डिस्कशन भी डाले जाएंगे। अगर आपकी यह डिमांड आती है कि इस सीरीज़ के बाद जो आपकी सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है इसके बाद अगर आपको मेंस ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या वो सीरीज की आवश्यकता है। अगर है तो मैं उसको भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। मेरा ये मानना है कि YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं जो मुझ तक फिजिकली उपलब्ध नहीं है। जो फिजिकली उपलब्ध हैं उन तक तो चीज़ें पहुँच ही रही हैं। अब हम मेन बिंदु पर आते हैं। आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39 लिया है। आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39, एग्जाम में, प्री में, IAS PCS में या किसी रेलवे, SSC, बैंकिंग, 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। फिर PCS मेंस और IAS मेंस में भी इसको बेस किया आता है। इवन देन इंटरव्यू में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुलाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए पर मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट की लिमिट को क्रॉस ना करूँ, पर संभावना है क्रॉस भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल नंबर जो 39 है ये क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं या अनुसरणीय तत्व हैं। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। यानी राज्य जो है उन चीज़ों को का अनुसरण करेगा। किन चीज़ों का? नीचे दी हुई हैं। राज्य क्या करने का प्रयास करेगा? पहला प्रयास जो राज्य करेगा वो करेगा पुरुष व स्त्री को सभी को समान रूप से जीविका का अधिकार देगा, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा या उपलब्ध कराने का प्रयास कर। इसीलिए ये कोर्ट में नहीं जाते हैं क्योंकि सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिलाएगा, पर्याप्त साधन कराएगा। लेकिन अगर नहीं करा पाता तो अब न्यायालय नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन राज्य का ये लक्ष्य है। अगर कोई सरकार इसको नहीं करती है तो निश्चित है जनता उसे अगले चुनाव में पदच्युत करेगी। अगर इन सारे कार्यों को नहीं करती है या DPSP को नहीं एग्जीक्यूट करती है तो जनता उसे वोट नहीं देगी। इसलिए राज्य सरकारों की मजबूरी है या सरकारों की मजबूरी है कि उन्हें इन सारी चीज़ों को लागू करना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या लागू करना पड़ेगा? पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त हो। ये नहीं है कि महिला है तो उसको कार्य करने को नहीं मिलेगा, पुरुष है तो वो कार्य करने को नहीं मिलेगा। सभी को बराबर जो है जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और नंबर 2 है, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व इस तरह से हो कि धन का संकेंद्रण ना हो। यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो समुदाय है उसके जो भौतिक संसाधन हैं वो इस तरह से संकेंद्रित ना हो, उनका कंसंट्रेशन इस तरह से ना हो, उनका मालिकाना हक इस तरह से ना हो। किस तरह से ना हो? कि वो कंसंट्रेट हो जाए कुछ लोगों तक। तो यानी ये क्या कह रहे हैं कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व इस तरह से हो कि उनका धन का संकेंद्रण ना हो, यानी धन एक जगह पर स्थिर ना हो। भौतिक संसाधन में जैसे कि भारत की प्रॉपर्टी का 90% के आसपास हिस्सा बहुत थोड़े लोगों के पास है। 10, 15, 20% लोगों के पास ही प्रॉपर्टी इंडिया की है और ये थोड़े से 5 से 10% लोगों के पास में है। 10% जो प्रॉपर्टी है वो 90% लोगों के पास में है और 90% प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास है। लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है बट ऐसा ही कुछ एक फिगर है। यानी ये देखो कि भौतिक संसाधनों का जो स्वामित्व है इस तरह से करना है कि ये उल्टा हो जाए। 10% प्रॉपर्टी 90% लोगों के पास ना हो और 90% प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास ना हो। सरकार यही करने का प्रयास करेगी और कर रही है। उसमें वो इनकम टैक्स के द्वारा लोगों की आय को वसूल कम करती है और वो 40% तक टैक्स को कवर करती है। उसके साथ साथ इसमें अब तो चीज़ें नहीं होगी, वरना इसमें समाजवाद की कॉन्सेप्ट लेकर के सरकार आई थी चुनाव आज़ादी के बाद। समाजवाद में हमने पहले पिछली वीडियो में बताया है कि इसमें क्या किया जाएगा
जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं उनको सरकारी यूनिट्स में बदला जाएगा, उनको किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। ये काम सरकार करेगी और इसके माध्यम से क्या करेगी, भौतिक संसाधन को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी। तीसरा क्या है, धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो। इसके लिए भी धन का संकेंद्रण न हो पाए, इसके लिए भी फिर वही बात है, टैक्स लगाएगी और पहला, और दूसरा उत्पादन संसाधनों का संकेंद्रण न हो, उसके लिए जो पीएसयूज को बढ़ाएगी, पीएसयूज को बढ़ाएगी। जब पीएसयूज को बढ़ाएगी तो उत्पादन साधनों पर नियंत्रण कम रहेगा और उत्पादन साधनों पर नियंत्रण सरकार का बढ़ जाएगा। अगली बात हम आते हैं, पुरुष एवं स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान में डीपीएसपी में लिख दिया गया कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी अगर इसको उदाहरण लें कि दो व्यक्ति, एक लड़की एक लड़का प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं, तो उनके वेतन पर इसलिए अंतर नहीं होगा कि वो पुरुष है तो उनको ज़्यादा मिलेगा, ये भत्ते ज़्यादा मिलेंगे, अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे, और महिला है तो उन्हें कम मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों आज ये बहुत आसान लगता है, लेकिन आज भी आप अगर चले जाएँ, एक उदाहरण बताता हूँ मैं कि जैसे जो भट्ठे में मजदूर काम करते हैं वहाँ महिलाओं का वेतन अलग है और पुरुषों का वेतन अलग है, आज भी है। ये अलग बात है कि उसकी शिकायत नहीं होती है। अगर वो महिलाएं या वो पुरुष जिनकी उनको वेतन के साथ विसंगति है, वो सरकार के पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, तो उनके उन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल कारण हैं, लोग वहाँ नहीं जा पाते। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन आज भी बहुत जगहों पर प्राइवेट सेक्टर में संभवतः उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो सरकारी सेक्टर्स है या जो प्राइवेट सेक्टर में जो एमएनसीज हैं या बड़ी जगहों पर जहाँ पर सरकार की नज़र है, वहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन ही लागू होता है कोडिफाइड जगहों पर। बाकी जो फुटकर क्षेत्र है, मजदूरी है, मजदूरी क्षेत्र में यहाँ जो लेबर क्लास है, इसमें अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से सरकार इस बात को लागू नहीं करा पाई है। हाँ, सरकार इसके लिए प्रयासरत है, और अगर कोई उसके माध्यम से सरकार के पास जाता है और वो प्रशासन के माध्यम से और वो रिक्वेस्ट करता है तो सरकार उसको, प्रशासन उसको मदद उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है, बालकों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजगार दिया जाएगा। यानी भारत सरकार ने यह तय किया था, या भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि वो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसे ड्रीम्स देखना चाहते हैं जिसमें बालकों और स्त्रियों के स्वास्थ्य को देखकर अगर उससे उनकी हेल्थ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ही उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए जो खतरनाक उद्योग हैं जहां पर उनके बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उन उद्योगों पर बालकों और महिलाओं को नहीं लगाया जाता है। जैसे कि कोल माइंस हैं, अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं, या जहाँ पर और ऐसे खतरनाक जगहों पर जहां बच्चों और महिलाओं के जीवन का खतरा है, वहां पर रखा नहीं जाता उन लोगों को, वहां पर उनको बचाया जाता है जिससे कि उनका स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। और अगला है बालकों को के स्वतंत्र एवं गरिमामय स्वास्थ्य विकास का। बालकों के लिए स्वतंत्र और गरिमामय, यहां पर आप देखेंगे स्वतंत्र और गरिमामय। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत एक फ्यूडल करेक्टर राज से बाहर निकल रहा था, जहां बच्चों को केवल ये माना जाता था कि वो उनकी प्रॉपर्टी के रूप में है माता पिता की। वहां उनको अब स्वतंत्रता की बात बताई जा रही और डिग्निटी फुल तरीके से, क्योंकि अगर स्वतंत्र मस्तिष्क नहीं होगा बालक का और उसको गरिमामय जीवन नहीं प्राप्त होगा तो निश्चित है वो एक बेहतर भारतीय नागरिक नहीं बनेगा। और अगर बेहतर भारतीय नागरिक वो नहीं बन पाता है तो भारत किसी भी रूप में समृद्ध भारत की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बालकों के स्वतंत्र और गरिमा में स्वास्थ्य विकास की व्यवस्था स्वास्थ्य विकास के लिए किया गया है, क्योंकि स्वस्थ भारत सक्षम भारत एक हमारा सरकार का टैगलाइन थी। स्वस्थ भारत तब होगा जब बालक स्वस्थ होगा। यहाँ पर बालक का मतलब ही और सी दोनों बराबर हैं। यहाँ बालक का मतलब लॉ की नज़रों में ही इज इक्वल टू सी,
ही और सी यहाँ दोनों हैं। बालक ये एक केवल टर्म है कोडिफाइड लॉ की तरीके से। कोडिफाइड लॉ में जहाँ पर महिला और पुरुष के लिए ही का ही प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पहले लिख दिया जाता है कि ही इज इक्वल टू सी शामिल है। यहाँ बालकों का मतलब बालक और बालिकाएं दोनों हैं। इस तरह से हमने बहुत न्यूनतम समय पर 10 मिनट की उस लिमिट पर मैंने भारतीय संविधान को कि आर्टिकल नंबर 39 को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज्ञान का वर्धन करेगा और आपको आपके परीक्षा में उत्तीर्ण कराने में मदद करेगा। दोस्तों, मैं वीडियो आप यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।